हेलो दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी चौमू से अराइज स्टडीज चौमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में बात करेंगे जो भारतीय गवर्नमेंट है, इस भारतीय गवर्नमेंट का किसानों के लिए और एग्रीकल्चर के अंदर जो योगदान है उस योगदान की बात करेंगे। आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी जानने की इच्छा आपको कई दिनों से रही होगी। जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आप दिल थाम कर बैठिए। यहाँ अपन बात करेंगे कि जो भारत की गवर्नमेंट है, इस भारत की गवर्नमेंट का जो प्रधान सेवक है वो प्रधान सेवक कौन है। तो यहाँ देखो, जो भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर है आपका नरेंद्र मोदी। बहुत जैसे कई बार ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं जिक्र करता हूँ, कई बच्चों से मैं बात करता हूँ कि राजस्थान का जो अपना सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो कौन है। तो कई बार बच्चे इस चीज़ को बता नहीं पाते हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। अपन जिस देश में या जिस स्टेट में रहते हैं और वहाँ का जो मुखिया है, उस मुखिया का अपने को यदि पता नहीं रहता तो वो एक बिल्कुल यूँ कहूँ मैं कि वो बिना नॉलेज वाला स्टूडेंट है। तो आप सब लोगों को भारत की जो प्रशासनिक की गवर्नमेंट है उसके बारे में आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो है आपका श्रीमान नरेंद्र मोदी। उसके बाद बात करेंगे कि जैसे जो प्रधान सेवक है अपना प्राइम मिनिस्टर है, इस प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने इंडिया की गवर्नमेंट की जो प्रोसीजर है उसको 52 मंत्रालय इसके अंदर घोषित किए गए हैं और इन 52 मंत्रालय का 52 आपके मिनिस्टर रहते हैं। मिनिस्टर की बात करेंगे, मंत्री जिसको अपन कह सकते हैं। तो आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो आपका मिनिस्टर है उस मिनिस्टर की बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है आपके नरेंद्र तोमर। देखो, आपने कुछ दिनों पहले जो जेट की एग्जाम है उसके अंदर देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था कि भारत का जो कृषि मंत्री है उस कृषि मंत्री का नाम क्या है। वहां पे लिखा हुआ था राधा मोहन सिंह। लेकिन वर्तमान के अंदर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अपने इंडिया का वो है आपके नरेंद्र तोमर। जिस प्रकार से एक जो प्रधानमंत्री है वो अपने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट उसने बांट रखे हैं। तो अपना जो प्राइम मिनिस्टर, ये अपना जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, इस एग्रीकल्चर मिनिस्टर की देखरेख में जो इंडिया के जो काम है किसान से रिलेटेड वो किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर देखो, कृषि एवं किसान मंत्रालय। तो कृषि और किसान मंत्रालय का जो पावर होता है, इसकी जो कमांड होती है वो होती है भारत के कृषि मंत्री के हाथों के अंदर। अब बात करेंगे कि जो कृषि एवं किसान मंत्रालय है इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। इसमें पहला कार्य है DARE। यहां अपन बात करेंगे DARE। तो यहां पर देखो, डी का अर्थ होता है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यहां पर जो ए है वो कह रहा है एग्रीकल्चर, आर का अर्थ होता है रिसर्च और यहाँ पर ई का अर्थ होता है एजुकेशन। तो यहाँ पर देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन जो है इसकी जो स्थापना है वो हुई आपके 1973 के अंदर। और इसको अपन हिंदी के अंदर बात करेंगे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के द्वारा देखो कौन कौन से कार्यों को संचालित किया जाता है, उन कार्यों का अभिलेख अपन बात करेंगे। क्या क्या कार्य इन DARE के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका ICAR। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जिस इंस्टीट्यूट की जो क्रियाविधि है वो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के पास रहती है। यहां पर देखो बात करेंगे ICAR, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट ये पूछा जाता है ICAR का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है। तो यहां अपन बात करेंगे ICAR का अर्थ होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसको अपन कहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो है आपके नई दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो ICAR का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है आपके नई दिल्ली में। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो ICAR का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, केंद्रीय कृषि मंत्री। तो यहां जिसे हमने यहां पर पढ़ा, जो कृषि एवं किसान मंत्रालय है वो किसके पास है, आपके नरेंद्र तोमर के पास। तो आपको ये पूछा जाए कि अपना जो ICAR का है इसका जो अध्यक्ष है वर्तमान वो कौन है, आपका नरेंद्र तोमर। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो कृषि मंत्री होता है इंडिया का वही ICAR का अध्यक्ष होता है।
उसके बाद में बात करेंगे, जिसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो प्रथम जो प्रेसिडेंट है वो आईसीएआर का वो कौन है, तो प्रथम जो अध्यक्ष है वो है मोहम्मद हबीबुल्ला। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात की जाए, नरेंद्र तोमर है आपका, और फर्स्ट जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो कौन था आपका, मोहम्मद हबीबुल्ला। उसके बाद में देखो क्या हुआ, जैसे जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडो ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उस समय इंडिया का जो गवर्नमेंट हुआ करता था वो इंडिया और ब्रिटिश के कॉम्बिनेशन में हुआ करता था। और वहां पर क्या हुआ, जैसे अंग्रेजों के द्वारा ये तय किया गया एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, उन्होंने कुछ योजनाएं, कुछ स्कीम लागू की गई, कुछ उनके द्वारा प्रयास किए गए। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि अंग्रेजों ने भारत को एक टेक्निक दी है, हालांकि वो इंडिया का बहुत ज्यादा उन्होंने नुकसान किया है, लेकिन उनकी जो तकनीकी है वो वर्तमान समय में काफी कारगर रही है, जिसे अपन बात करेंगे। एक था रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन की जो सिफारिश थी, उस सिफारिश के तहत यहां पर 1926 से 1928 में रॉयल कमीशन जो है वो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लागू किया गया, और इसके अंदर यह तय किया गया कि जो यहाँ जो इंडो इंडियन जो गवर्नमेंट है, इसके तहत ये तय किए गए कि भारतीय जो एग्रीकल्चर है इसका डेवलपमेंट अपने को करना है, और इस डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए। तो अपना जो आईसीएआर है ये आपका रॉयल कमीशन जो है लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा दिया गया 1926 से 1928 के मध्य, इसी के तहत आपके आईसीएआर की स्थापना की गई। यहां बात करेंगे आईसीएआर की जो स्थापना है 16 जुलाई 1929 के अंदर आईसीएआर की स्थापना की गई। इसीलिए कई बार यहां से क्वेश्चन आता है आईसीएआर दिवस कब मनाया जाता है, तो आईसीएआर जो दिवस है वो मनाया जाता है आपके 16 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन आता है आईसीएआर दिवस कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को आईसीएआर दिवस मनाया जाता है। आईसीएआर की जो स्थापना है 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली के अंदर की गई। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, एक आता है 1946 से पहले जो आईसीएआर है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। ये जो इंडिया जो यहां पर वर्तमान में जो आपको आई का अर्थ इंडियन नजर आ रहा है, ये उस समय इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर हुआ करता था, जिसको 1946 के अंदर इसको बदल दिया गया, इंपेरियल की जगह यहां पर क्या कर दिया गया, आपके इंडियन कर दिया गया। उसके बाद में बात करेंगे 1926 के अंदर डायरेक्टर ऑफ जनरल, आईसीएआर का डायरेक्टर ऑफ जनरल, जो प्रथम डायरेक्टर ऑफ जनरल था, जिसको अपन बात करेंगे सचिव या प्रथम महानिदेशक जो था वो था आपका डॉक्टर बीपी पाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीएआर का प्रथम महानिदेशक कौन है, तो आईसीएआर का जो प्रथम महानिदेशक है वो है डॉक्टर बीपी पाल। जैसे यहां अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीएआर, तो फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीएआर है वो है आपका डॉक्टर बीपी पाल। लेकिन वर्तमान के अंदर बात किया जाए कि भारत का जो आईसीएआर है इसका जो डीजी है वर्तमान में वो प्रेजेंट डीजी है आपका त्रिलोक चंद महापात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट जो आज का जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, जो बच्चे जेट, आईसीएआर, बीएचयू या डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आज का टॉपिक खास लेके आया हूं मैं, और मैं समझ रहा हूं कि सभी बच्चे इस टॉपिक को देखकर या इसको पढ़कर बहुत ज्यादा आप है ना अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट करोगे। तो यहां पर एक बार वापस देखते हैं कि जो कृषि जो मंत्रालय है अपना, कृषि मंत्रालय के कुछ डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। पहला डिपार्टमेंट है DARE, यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन जो था, इसकी स्थापना 1973 के अंदर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। यहां अपन बात करेंगे आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका जो मुख्यालय है वो है आपके नई दिल्ली के अंदर। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, नई दिल्ली में। इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो यहां पर देखो आईसीएआर का जो अध्यक्ष होता है, भारत का कृषि मंत्री आईसीएआर का अध्यक्ष होता है, और वर्तमान में भारत का जो कृषि मंत्री है वो है आपका नरेंद्र तोमर। तो यहां पर प्रेजेंट जो आपका प्रेसिडेंट है आईसीएआर का वो है आपके नरेंद्र तोमर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम जो आपका प्रेसिडेंट था आईसीएआर का वो कौन था, आपका मोहम्मद हबीबुल्ला। फिर उसके बाद मैं बता रहा था 1926 से 1928 में रॉयल जो कमीशन है वो लॉर्ड लिनलिथगो की सहायता से स्टार्ट हुआ, और इसके तहत 16 जुलाई 1929 को आईसीएआर की स्थापना हुई, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई।
और यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ICAR दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। उसके बाद में देखो जो 1946 है उसमें इंपेरियल की जगह इंडियन किया गया, और 1965 के अंदर इसका जो डायरेक्टर जनरल है, प्रथम महानिदेशक जो है वो प्रथम महानिदेशक किसको बनाया गया, डॉक्टर बीपी पाल। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ICAR का प्रथम महानिदेशक है वो कौन है, वो है आपका डॉक्टर बीपी पाल। लेकिन वर्तमान में इसके DG की बात की जाए तो वर्तमान में इसका जो DG है वो है त्रिलोक चंद महापात्रा। उसके बाद में दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है आपका ASRB। यहां अपन बात करेंगे ASRB की, तो ASRB के अंदर देखो क्या है कि आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड। तो यहां पर देखो जो ASRB है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट जो बोर्ड है, ये आपके AK मिश्रा इसके प्रोफेसर है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे तीसरा जो है वो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा जेट वगैरह एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि पहले किताबों में ये लिखा हुआ आता था भारत का प्रथम जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो कहां पर स्थित है, तो भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो था वो था आपके इम्फाल मणिपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार जेट के अंदर पूछा गया है। तो आपका जो इम्फाल मणिपुर का जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका जो वाइस चांसलर है वो कौन है, परमजीत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन वो एकमात्र न होके आजकल भारत के अंदर जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है उनकी संख्या 3 हो गई है। दूसरा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो है RLBCAU। यहां पर R का अर्थ होगा रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये आपकी झांसी उत्तर प्रदेश में, और इस जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका जो वाइस चांसलर है वो है आपके अरविंद कुमार। देखो आपका जो है आपसे पूछा जाए इम्फाल मणिपुर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका जो आपका DG है वो ये वाइस चांसलर है वो कौन है, परमजीत सिंह। उसके बाद आपसे रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाए तो इसका जो आपका वाइस चांसलर है वो है अरविंद कुमार। तीसरा जो आपकी यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो यहां पर देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये आपके पूसा समस्तीपुर बिहार में स्थित है, और इसका जो वाइस चांसलर है वो RC श्रीवास्तव। एक बार वापस रिवर्स में जाइए आप, अपन बात करेंगे भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है, इम्फाल मणिपुर में, और इसका जो आपके वाइस चांसलर है वो है परमजीत सिंह। एक आता है रानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चर ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, अरविंद कुमार इसका वाइस चांसलर है। एक आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर बिहार में स्थित है, इसका जो आपके वाइस चांसलर है RC श्रीवास्तव। तो यहां पर आप जो आपका जो पहला मंत्रालय था उसके अंदर आपने बात की DARE डिपार्टमेंट जो था, यहां अपन बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग जो था उसके तहत अपन निम्न जो आपके इंस्टीट्यूट है, निम्न रिसर्च सेंटर है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैंने आपको बताए हैं। और यहाँ जेट एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पार्ट को आप है ना पढ़ोगे। लेकिन आपका जो ये फर्स्ट डिपार्टमेंट था जो आपका कृषि और शिक्षा जो डिपार्टमेंट था, इससे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण। जितनी भी जो स्कीम होती है एग्रीकल्चर की जो स्कीम है वो इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। यहां अपन बात करेंगे तो यहां पर देखा जाए बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट था, जैसे एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ICAR के अंदर या आपके जैसे इंडिया के जो इंस्टीट्यूट है लगभग 101 इंस्टीट्यूट यहां पर है, और यहां पर 71 क्या है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है। तो आप ये देखोगे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी संख्या कितनी है 71, और इंस्टीट्यूट की संख्या कितनी है आपके 101। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी 71 है। कुल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कितने हैं आपके
101 है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, मैं समझ रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर चुके होंगे। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण। जो अपना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कई बार आपने देखा होगा गांव के अंदर ये धारणा रहती है कि गवर्नमेंट के द्वारा किसानों के लिए कोई स्कीम लागू नहीं की जाती, लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के द्वारा किसान कल्याण सेवा के अंदर कौन कौन सी स्कीम लेके आई जाती है और उसके तहत अपन लोग किस प्रकार से लाभान्वित है। तो यहां पर देखो कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण है, यहां पर पहला है SHC। तो यहां पर ये स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड। आपने देखा होगा जो अपना प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के लिए सबसे बड़ी जो योजना उसने आते ही लागू की वो थी सॉइल हेल्थ कार्ड। तो यहां अपन बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करेंगे, ये है क्या? तो आपने देखा होगा जमीनी स्तर पे कृषि पर्यवेक्षक जो है उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक किसान की जो आपकी खसरा नंबर के हिसाब से जो खेत है उस खेत का आप सोइल सैंपल लोगे और सोइल सैंपल लेके उस किसान के खेत का क्या तैयार करोगे आप? सॉइल हेल्थ कार्ड। और ये काफी स्तर पर, जमीनी स्तर पर बहुत सारा काम हुआ है और किसानों को आज ये पता लगने लगा है कि मेरे खेत में किस प्रकार की फसल बोएंगे तो फसल प्रोडक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पर कौन कौन सी फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, कौन कौन से आपकी खाद का यूज करेंगे, मृदा में कौन से एलिमेंट्स की कमी है, ये सारी चीज यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर अपन जान सकते हैं। दूसरा इसका स्कीम देखो PKVY, यहाँ पर अपन बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना। तो देखो यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना का जो अर्थ होता है, यहाँ सबसे पहला है परंपरागत की बात करेंगे। परंपरागत के अंदर क्या होता है, अपने पूर्वजों से जो मिली हुई जो परिपाटी है उसको नया रूप देके उसको मॉडिफाइड करके अपन क्या करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के अंदर अपन क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। वो क्या है आपके परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना है PKVY। उसके बाद थर्ड योजना जो है वो है RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है RKVY, ये भी किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है और इसमें किसानों के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया है। एक आता है NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यहां आपसे पूछा जाए NFSM जो है इसका अर्थ क्या होता है, नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी जो मिशन है वो है। एक आता है यहाँ पे PMKSY, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है PMKSY जो है प्रधानमंत्री किसान सिंचाई जो योजना है, कृषि सिंचाई जो योजना है, ये जो कृषि सिंचाई योजना है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा वाक्यांश बताना चाहूंगा कि जो इंडिया है, इस इंडिया का जो लगभग 53% जो एरिया है वो लगभग अपन कह सकते हैं असिंचित एरिया है। और जो स्वामीनाथन था, उस स्वामीनाथन की जो फर्स्ट जो डिमांड थी वो यही थी किसानों के हित में कि इस एरिया के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं लेके आई जाए कि किसान अपने इस 53% एरिया के अंदर वो एग्रीकल्चर के द्वारा अपना डेवलपमेंट कर सके, खेती कर सके। इसलिए वहां पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होना जरूरी है, ये उसकी पहली मांग थी। उस मांगों को देखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो योजना है वो आपके एग्जीक्यूट की गई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका CACP। तो CACP है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, तो यहां पर देखा होगा आपने जो अपने जितने भी जो एग्रीकल्चर जो उत्पाद होते हैं उनकी जो MSP तय वगैरह की जाती है, उसके अंदर इस इंस्टीट्यूट का एक बहुत या इस स्कीम का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद में NRAM, नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी नई दिल्ली। आपसे पूछा जाए जो नेशनल रेनफेड जो एरिया जो अथॉरिटी है वो कहां पर है आपके, वो है आपके नई दिल्ली के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इनके आपको पूरे नाम याद रखने होंगे। उसके बाद में ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो देखो नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है गुड़गांव हरियाणा या गुरुग्राम हरियाणा, और इसकी जो स्थापना है वो की गई आपके 1984 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब और कहां की गई? 1984 के अंदर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में देखो एक आता है NIAM,
यहां पर बात करेंगे NIAM की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है, ये कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर है। दुर्गापुरा जो अपना एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसी के अंदर ये योजना है। उसके बाद में एक आता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, राष्ट्रीय बीज निगम की बात करेंगे। राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना है 1963 के अंदर नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जो बीज निगम है इसकी स्थापना कब हुई? 1963 में। और कहां हुई? नई दिल्ली में। नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है वो कहां है? आपके जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आता है NCOF। यहां पर NCOF की बात करेंगे, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहां पर देखो O है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आपके है ना स्कीम है। उसके अलावा जैसे एक आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की अपन बात करेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का 2014-15 के अंदर जो नाम है वो कर दिया गया MIDH। तो यहां पर MIDH का जो अर्थ है मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, यहां पर अपन बात करेंगे कि यहां जो NHM है आपका 2004-5 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 2014-15 के अंदर इसका जो नाम है वो बदल कर दिया आपके MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है NIPHM। तो NIPHM है, उसकी बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। तो यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट है, ये भी आपके NIPMH है। तो यहां पर ये स्कीम है, कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ योजनाएं हैं, वो आपकी एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर देखिए, यहां पर SHC है, ये सॉइल हेल्थ कार्ड है। यहां पर PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, यहां पर RK राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यहां पर NFSM यहां पर है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद है CACP, CA कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एक है NRAM नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो है वो है आपके नई दिल्ली में। उसके बाद है नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, इसकी स्थापना 1984 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ये आपके जयपुर के अंदर। इसके अलावा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो नई दिल्ली है, इसकी जो स्थापना है 1963 के अंदर की गई। यहां पर NCOF नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक एंड फार्मिंग जो है यहां पर NCOF। एक आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना 2004-5 में की गई, जिसको 2014-15 के अंदर मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के नाम से इसका नाम दिया गया नया। यहां पर अपन बात करेंगे NIPHM। तो यहां पर नेशनल I का मतलब इंस्टीट्यूट होगा ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं जो थी। और तीसरा देखो यहां पर जैसे अपना है नेक्स्ट पशुपालन एवं मत्स्य डिपार्टमेंट। तो पशुपालन एवं मत्स्य डिपार्टमेंट, यहां पर पहला जो डिपार्टमेंट था DARE, दूसरा जो था कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण, और डिपार्टमेंट जो 3 है वो है आपका पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य जो डिपार्टमेंट है। यहां इसकी बात करेंगे, जो मत्स्य डिपार्टमेंट और एनिमल जो आपका मिनिस्टर है वो है आपका गिरिराज सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि मंत्री जो है नरेंद्र तोमर, प्रधानमंत्री है वो है आपका नरेंद्र मोदी, और आपका जो पशुपालन डेयरी मत्स्य जो डिपार्टमेंट का चीफ ये मिनिस्टर जो है वो है आपका गिरिराज सिंह। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट, देखो एक आता है CACP। CACP जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आसानी से आप समझ सकते हो। यहां CACP का अर्थ होता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। यहां पर बात करेंगे CACP जो है इसका जो अर्थ है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस जो है यहां बात करेंगे कृषि लागत एवं कृषि मूल्य आयोग है, इसकी स्थापना 1965 के अंदर की गई। यहां देखो इसका जो चेयरमैन है वो है विजयपाल सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। CACP जो है
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड जो प्राइस है, इसका जो चेयरमैन है विजय पाल सिंह, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है उचित मूल्य। आपने देखा होगा जैसे कई बार जो किसान है, अक्सर किसान संघ डिमांड करता है कि किसान की जो प्रोडक्ट है, खेतों के जो उत्पाद है, उन उत्पादों का एक मूल्य निर्धारित किया जाए और उस मूल्य से नीचे या कम दामों के ऊपर मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को ना खरीदा जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिचौलिया लोग बाग है, किसान की जो फसल है उसको सस्ते दामों पर खरीदकर उसको उचित रेट के अंदर बेचकर अपना मुनाफा कमाते हैं, लेकिन किसानों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पर देखो गवर्नमेंट का जो प्रयास है वो किसानों के हित में देखते हुए अपन यहाँ पर बात करेंगे CSCP जो है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपका कॉस्ट एंड प्राइस है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, 1965 के अंदर इसकी स्थापना की गई। इसका जो चेयरमैन है विजयपाल सिंह, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है उचित मूल्य। किसानों को उसकी जो फसल के उत्पाद है उसका उचित मूल्य दिया जाए और उस उचित मूल्य की जो प्रोसीजर है, यहां पर देखो अपन बात करेंगे, एक आता है सिफारिश। सिफारिश का अर्थ होता है जो स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन ने भी अपने जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के अंदर MSP के ऊपर बहुत ज्यादा जिक्र किया है। यहां पर MSP की बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको अपन कह सकते हैं MSP। आप कई बार देखा होगा कि गवर्नमेंट ने निम्न फसलों की MSP रेट निर्धारित की गई, तो वो है आपके मिनिमम सपोर्ट प्राइस है आपकी। इसकी जो घोषणा है वो साल में 2 बार की जाती है और वो की जाती है प्री सोविंग बुआई से पहले। जैसे आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में जो आपकी खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलों की बुआई से पहले उसकी MSP रेट तय की गई है। जो लास्ट के अंदर अपन बात करेंगे कौन सी फसल का MSP रेट कितना है, रबी का कितना है, रबी की फसलों का कितना है, खरीफ की फसलों का कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज का। यहां पर प्री सोविंग बुआई से पहले MSP रेट तय की जाती है। यहां पर बात करेंगे अपन इंडिया के अंदर कुछ 23 फसलों का MSP तय किया गया है। इन 23 में से 7 क्या है, आपके अनाज वाली फसलें हैं। भारत के अंदर मोस्टली 23 फसलों का MSP तय किया गया है। इसमें 7 आपकी अनाज वाली है, 7 आपकी ऑयल सीड है, तिलहन फसल है, 5 आपके क्या है, आपकी पल्स है, और 4 आपकी व्यावसायिक, जिसको आप केस क्रॉप बोलते हो। तो यहाँ पर केस क्रॉप के अंदर कपास है, गन्ना है, जूट है, एक आता है खोपरा है। तो यहाँ पर देखो व्यावसायिक जो क्रॉप है, केस क्रॉप का जो एग्जाम्पल है कपास, गन्ना, जूट और खोपरा, ये आपकी केस क्रॉप है जिसके MSP निर्धारित किए गए हैं और इनको 23 फसलों के अंदर काउंट किया गया है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया के अंदर कितनी फसलों के ऊपर MSP दर तय की गई है, वो है आपके 23। अनाज वाली फसलें कितनी है, 7। ऑयल सीड कितना है, 7। पल्स कितना है, 7। और केस क्रॉप कितनी है, 4। इस प्रकार से 23 फसलों का MSP रेट तय किया गया है। उसके बाद में देखो MSP की जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को समझने के लिए यहां आप ध्यान दीजिए। एक है नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स। तो नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स है, इसकी शुरुआत है 2004 से 2006 में की गई राष्ट्रीय किसान आयोग। तो राष्ट्रीय किसान आयोग की जो स्थापना है वो 2004 से 2006 में की गई और इस राष्ट्रीय किसान आयोग का जो प्रथम जो अध्यक्षता जो की वो की गई आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। यहां पर देखा होगा आपने डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम काफी सुनावा सा लगता है, काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। तो जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो जनक था डॉक्टर NE बोरलॉग। लेकिन इंडिया के स्तर के ऊपर बात की जाए कि भारतीय हरित क्रांति का जो जनक है वो कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बहुत बड़ा भारतीय एग्रीकल्चर के अंदर इस साइंटिस्ट का जो योगदान रहा है उसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि भारतीय कृषि को उठाने में मैं जहां तक मानता हूं सबसे बड़ा प्रयास रहा है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। एक बार जेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत के अंदर बोनी किस्मों को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बोनी किस्मों का लाने का जो श्रेय है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो देखो राष्ट्रीय किसान आयोग है, राष्ट्रीय किसान आयोग के जो अध्यक्ष जो था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उस डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे अपन स्वामीनाथन रिपोर्ट के नाम से जान सकते हैं। इस डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने यह कहा
कि भारत के अंदर लगभग 53% जो एरिया है उसके ऊपर अनइरिगेटेड एरिया है या वो असिंचित है। जैसे अपन बात करेंगे कि भारत का कुल ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे कृषि कार्य किया जाता है, इसके लगभग 53% भाग के ऊपर आपके असिंचित खेती है, वहां पर सिंचाई के पर्याप्त सोर्स नहीं है, इसलिए वहां का किसान बढ़िया तरीका से कृषि कार्य नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन क्षेत्रों के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाएं लागू की गई है। जिसे आपने देखा होगा कुछ क्षेत्रों के अंदर, जैसे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के बहुत सारे एरिया है जहां पर नहरों के द्वारा, फार्म पॉन्ड के द्वारा या वाटर साइड मैनेजमेंट के द्वारा वहां पर इरिगेटेड एरिया उनको बनाया जा रहा है। ये आपके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का परिणाम है। दूसरा उसने बताया मार्केट की जो स्थिति बताई उसने, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कि किसानों के लिए ऐसे मार्केट लगाए जाए जहां पर किसान जो है अपनी फसल का प्रोडक्ट है उसको आसानी से उचित मूल्य में बेच सके। इसलिए किसानों के लिए क्या होनी चाहिए, मार्केट फैसिलिटीज होनी चाहिए। किसानों का जो 53% जो आपके फील्ड है, खेत है, उनको क्या दिया जाए, सिंचाई का पानी अवेलेबल किया जाए। और तीसरा है फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत आपने देखा होगा कई बार अपने फसलों के अंदर जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि आदि के तहत यदि अपनी फसल नष्ट हो जाती है तो किसान को हर्जाने के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि किसान अपनी आर्थिक स्थिति को वापस मजबूत कर सके। तो यहाँ पर PMFBY जो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट के तहत उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गवर्नमेंट को कि इनके ऊपर अपने को काम करना है। एक दिया उसने MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसका जो लागत का लगभग 150% किसको मिलना चाहिए, किसान का। उस 150% जो उसको मिलेगा उसको उसने कई डिपार्टमेंट में बांटा, जिसे टोटल कॉस्ट उसने तैयार की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझना आप। यहां अपन बात कर रहे थे नेशनल कमीशन जो ऑफ फार्मर्स है, यहाँ किसान आयोग है, उस किसान आयोग का जो अध्यक्ष था डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उसने किसानों से रिलेटेड गवर्नमेंट से कुछ मांगे की कि गवर्नमेंट के पास इन मांगों को भेजकर कि किसानों के लिए इनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट दिया जाए, इनके लिए कार्य किया जाए ताकि इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर तीव्र गति से ग्रोथ हो सके। तो उसने वहां पर असंचित क्षेत्रों के बारे में बात की, उसने मार्केट की बात की, उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बीमा मुहैया कराया जाए ताकि मौसम की विपरीत कंडीशन के अंदर या अकाल के समय किसान अपनी आर्थिक स्थिति को वापस रिकवर कर सके। और एक उसने तैयार किया MSP। तो यहां पर जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने MSP जो निर्धारित किया गया उसकी बात करेंगे। तो यहां देखो टोटल कॉस्ट की अपन बात करेंगे कि यहां जैसे बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर का जो अपना प्लानिंग है, जो खेती की प्लानिंग है, इस खेती की प्लानिंग के अंदर जैसे अपन कितने रुपए खर्च करने के बाद अपने को वहां से कितना इनपुट आउटपुट मिलना चाहिए, तो उसका इनपुट और आउटपुट की बात की। यहां पर देखो, यहां पर एक है A2 की बात करेंगे, जिसमें सम्मिलित है आपका बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक और ईंधन। तो यहां पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक और जो ईंधन है, यहां अपन बात करेंगे कि जैसे किसान है, उस किसान ने, कहने का मतलब बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक और ईंधन, इसके लिए उसने 10,000 रुपए खर्च कर दिए। समझना, A2 के अंदर क्या सम्मिलित है, बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक और ईंधन इसके अंदर सम्मिलित आते हैं। यह है आपका A2। दूसरा है A2 प्लस F2। तो यहां A2 प्लस F2 की बात करेंगे, इसमें A2 का अर्थ क्या हो गया, जिसमें बीज, खाद, उर्वरक प्लस कीटनाशक, ये क्या होते हैं आपके A2 प्लस F2 के अंदर आते हैं। ये सॉरी, यहां पर ये F2 है, ये सॉरी A2 प्लस F2। यहां पर देखो आपने, जैसे एक आता है पारिवारिक और एक आता है पारिश्रमिक। तो यहां पर बात करेंगे जैसे कि उस किसान के घर के जो मेंबर थे, उन मेंबर ने इस खेत के अंदर कार्य किया, तो कार्य करने के बाद उनको उनका मेहनताना भी मिले। जैसे आपने देखा होगा कि एक किसान है, उसमें 4 मेंबर है और एक किसान है उसके 8 मेंबर है, दोनों के पास बराबर जमीन है, तो कुल मिला के उनको अपना मेहनताना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। यदि
एक मजदूर है बाहर मजदूरी करने जाएगा तो वो एक महीने के अंदर 5 से 10 हजार रुपए लेके आएगा, लेकिन यहाँ पर अपन यदि खेती में काम करते हैं तो खेती में काम करने के बाद जो हमने मेहनत की है उसका अपने को मूल्य भी मिलना चाहिए। तो जैसे उस परिवार के अंदर जो भी सदस्य थे उन सदस्यों के द्वारा जो लेबर चार्ज होता है, उस लेबर चार्ज की बात की जाए तो वो लेबर चार्ज है जैसे आपका 30,000 रुपए, कि उस किसान के जो भी घर पे मेंबर थे उन मेंबर ने उस फसल को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादित करने के लिए कितने मजदूरी खर्च की है, 30,000 रुपए, और इसने बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन का खर्चा किया है जिसे 10,000। यहां अपन बात करेंगे C2 के अंदर डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने यह कहा कि इसमें A2 प्लस F2 का मतलब ये दोनों चीज तो होनी चाहिए। उसके अलावा उसने नया चीज दिया जमीन का किराया और एक दिया लोन ब्याज, कि किसानों को एग्रीकल्चर के विस्तार के लिए उसको लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जाए, उसको जमीन का किराया अवेलेबल करवाया जाए, लेकिन वर्तमान में इसके ऊपर कार्य नहीं किया गया, लेकिन ये दोनों चीज उसके अंदर निर्धारित की गई है। जैसे बात करेंगे यहां कि यहां पर जो आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो है जैसे आपका 10 और 30 आपके 40,000 रुपए है, तो यहां पर जो MSP का निर्धारण किया गया जिसे 20,000 ये हो गए, तो आपके कुल मिला के जैसे उस खेत के अंदर फसल प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ये आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हैं। अब यहां आपने जो 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसका 150% की बात करेंगे, इसका 150% कितना होगा आपके 90,000 रुपए कम से कम उसकी फसल का MSP रेट के हिसाब से कुल प्रोडक्ट का मूल्य होना चाहिए। तो आप है ना इसको बिल्कुल थोड़ा दिमाग में आराम से बैठाइए, ताकि MSP की जो गणित है वो ये है कि किसान ने यदि खेत में 100 रुपए खर्च किया है तो उसकी फसल का जो उसको मूल्य है वो कितना मिलना चाहिए, 150 रुपए अपने को मिलना चाहिए। जैसे उसने 60,000 रुपए जो आपके है ना कृषि लागत आई, तो उसको कितना रुपए मिलना चाहिए, 90,000, जिसमें 60,000 उसकी क्या है, मजदूरी प्लस उसका खर्चा है, और 30,000 रुपए उसको क्या मिले, शुद्ध आय मिले। ये MSP का गणित है। मैं जहां तक समझ रहा हूं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। देखो यहां पर नेशनल कॉम्बिनेशन जो आपका कमीशन ऑफ फार्मर्स है 2004-06 के अंदर इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय किसान आयोग का जो प्रथम अध्यक्षता या अध्यक्षता की वो किसने की, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका जो पितामह है वो कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर गवर्नमेंट के पास उसने कहा 53% एरिया के ऊपर असिंचित कृषि की जाती है, इसलिए वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उस एरिया के ऊपर सिंचाई की जा रही है, इसकी अभी रनिंग में काम चल रहा है बहुत स्पीड से। एक आता है मार्केट, किसान अपना जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कहने का मतलब मार्केट के अंदर आसानी से बेच सके, इसलिए वहां पर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना की जाए। एक आता है किसान को कई बार मौसम की विपरीत कंडीशन, जैसे आपने देखा होगा ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, अकाल है, सूखा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको बीमा दिया जाए, उसको पॉलिसी दी जाए, ताकि किसान अपने आप को वापस रिकवर कर सके और वापस नए सिरे से कृषि कार्य कर सके। एक आता है MSP की रिपोर्ट उसने निर्धारित करने को कहा। तो MSP की रिपोर्ट जो है, टोटल कॉस्ट जो है, उस टोटल कॉस्ट का 150% उसको क्या है, वापस मिलना चाहिए। उसको रिकवरी जो है 100 रुपए यदि A2 प्लस F1 के अंदर और C2 के अंदर उसने यदि 100 रुपए खर्च किए हैं, तो उस 100 रुपए के एवज में उसको 150 रुपीज उसको वापस मिलना चाहिए। ये MSP है। अपन बात करेंगे कौन सी फसलों का जो MSP रेट है वो कितना है, आगे की स्लाइड में बात करेंगे उसके बारे में। देखो एक होता है जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी खरीदारी कहाँ होती है। MSP के तहत आपने देखा होगा कि अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको कहाँ बेच सकते हैं। एक आता है आपका FCI, बहुत इंपॉर्टेंट है। FCI जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये आपके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदती है। एक आता है CCI, कॉटन
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी खाद्य उत्पादों को खरीदा जाता है। एक आता है नाफेड, एक आता है राजफेड। तो अपने नेशनल लेवल पे क्या होता है नाफेड, और राजस्थान लेवल पे क्या होता है राजफेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान लेवल पे जो कृषि उत्पाद है उनको खरीदने वाली जो संस्था है उस संस्था का नाम क्या है राजफेड। यहां नाफेड की बात करेंगे, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेटिव मार्केटिंग जो फेडरेशन है। तो यहां पर देखो नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। उसके बाद में राजफेड की बात करेंगे, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये संस्थाएं जो है वो कृषि प्रोडक्ट्स को क्या करती है खरीदती है और किसानों को उसका उचित मूल्य मिलता है। लेकिन जहां तक मैंने नोटिस किया है जो किसान है वो किसान वास्तव में इन बातों से अपरिचित होते हैं और किसानों को उनकी जो फसल उत्पाद है उसका वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता है। इसलिए भारत के अंदर कृषि से रिलेटेड या कृषि से जो भी किसान जुड़े हुए हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है बिल्कुल दयनीय है। इसलिए भारत के अंदर कृषि शिक्षा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। यहां नेक्स्ट बात करेंगे जैसे प्रमुख फसलों के एमएसपी जो है, तो प्रमुख फसलों के जो एमएसपी है, एमएसपी की बात करेंगे, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है उसकी बात करेंगे। तो उस इन फसलों के जो एमएसपी है उस एमएसपी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जो किसान है उन किसानों को एग्रीकल्चर जो स्टडीज है, एग्रीकल्चर जो नॉलेज है उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रत्येक कृषि विद्यार्थी है वो कृषि विद्यार्थी एग्रीकल्चर फील्ड में आपका करियर बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और इस सब्जेक्ट के अंदर यदि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है तो राजस्थान की या भारतीय गवर्नमेंट की जो परिस्थितियां हैं किसानों से संबंधित उन परिस्थितियों में आपकी बहुत अच्छी सहभागिता रह सकती है और आप देश के एक सच्चे सिपाही हो सकते हो। इसलिए कभी भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इसको आप है ना इससे परहेज ना करके इससे प्रेम कीजिएगा, क्योंकि भारत का 70% पॉपुलेशन इन डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर। भारत का 70% जो किसान है या कृषि व्यवसाय है या जो भी व्यवसाय है या पॉपुलेशन है वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय के ऊपर जुड़ी हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि सर कृषि व्यवसाय क्या है, तो आपने देखा होगा जैसे शुगर मिल्स है, आपके कॉटन मिल्स है, कपड़ा उद्योग है, आपके जैसे गुड़ उद्योग है, उसके अलावा जैसे मशीनरी है, आपके जो आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है, सीड है, ये सभी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यवसाय है। प्लस आपने देखा होगा जो कच्चा माल अपने को प्राप्त होता है वो कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये सब चीजें क्या होती है आपके एग्रीकल्चर के अंदर सम्मिलित है। तो भारत के अंदर जो एमएसपी है रबी की फसलों के अंदर मैंने बताया एमएसपी साल के अंदर 2 बार तय किया जाता है। एक आता है प्री सोविंग, प्री सोविंग के अंदर बुआई से पहले जिसे किसान गेहूं बोएगा। वर्तमान में जो गेहूं है इस साल 2020-21 के लिए जो एमएसपी रेट तय की गई वो है 1925 रुपए पर क्विंटल, जो का 1525। लेकिन यहां जिसे मैं बात करूं आपको जो कि वर्तमान के अंदर जो रेट है वो है 1350 रुपए, क्योंकि एमएसपी के तहत अपने को उचित मूल्य नहीं मिल पाया। और इसके अंदर क्या होता है किसानों ने रुचि नहीं ली या गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो एक सही प्रकार से किसानों के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, इसलिए किसान उसका सीधा फायदा नहीं उठा पा रहा। तो यहां पर 1525 रुपए उसकी जो एमएसपी रेट थी और किसानों ने मजबूरी में इस वर्तमान समय में जो कि फसल को 1350 या 1300 रुपए के अंदर बेचा, तो आप समझ सकते हो पर किसान को कितना तगड़ा नुकसान हुआ है। उसके बाद में आपका जो ग्राम है, चना का जो एमएसपी है 1875 रुपए पर 100 ग्राम, ये 100 केजी। सरसों है, रेपसीड आता है आपका मस्टर्ड 4475 रुपए। मसूर की बात करेंगे 4800 रुपए। कुसुम जो है वो है आपका 5215 रुपए। एक बार वापस देखिए, आपसे पूछा जाए गेहूं का एमएसपी कितना है 1925 रुपए, जौ का एमएसपी कितना है 1525 रुपए, चना 4875 रुपए, सरसों 4475 रुपए, मसूर आपके 4800 रुपए और कुसुम की जो एमएसपी है वो कितनी है 5215 रुपए। यहां पर देखो आपने जैसे खरीफ की जो फसलें हैं, खरीफ की फसलों की बात की जाए तो अपना जो धान है, पेडी है, इस पेडी का जो नॉर्मली जो एमएसपी तय किया गया 1868 रुपए। उसके बाद में पार्ले मिलेट है आपका, बाजरा है 2150 रुपए। मक्का की बात करेंगे 1850 रुपए, उड़द आता है 6000 रुपए। मूंगफली की बात करेंगे 5275 रुपए और सोयाबीन की बात करेंगे
80 रुपये इसका MSP तय किया गया है। तो आज का जो टॉपिक था, मैंने मेरी पूरी ताकत के साथ आप लोगों को कुछ एग्रीकल्चर स्कीम है, गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चर में योगदान है, उसकी पॉलिसीज है, उनके बारे में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। और आप PDF के माध्यम से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर आप अराइज स्टडी चोमू ऐप को डाउनलोड करिए और राजस्थान के प्रत्येक कृषि विद्यार्थियों को नई नई फैसिलिटीज और नया नया नॉलेज आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।